हाल ही में हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी के पास ठोस सबूत होने चाहिए अगर वो किसी को नोटिस जारी करती है, अगर किसी को गिरफ्तार करती है उसके लिए। अचानक से ये मामला कहां से आ गया? 7 तारीख को वोटिंग है, आज 4 तारीख है, 3 दिन भी नहीं बचे हैं पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। को लेकर राहुल गांधी ने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि जिन सबूतों को ईडी सीबीआई नहीं ढूंढ पाई है, जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई हैं, वो यहाँ पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट एजेंसी ने ढूंढ निकाले हैं। तो जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई इन्होंने सबूत निकाल लिए हैं, आप जाकर अब कार्रवाई करिए। लेकिन क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं। पर विधानसभा चुनाव है, साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव है। दोनों चुनावों से पहले ईडी का पूरे देश में घूमना यहाँ कोई ये छोटी सी बात हो गई है। अब ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस इस पे दिखता है, बीजेपी की पकड़ इन पर दिखती है। और ये पकड़ ही की बदौलत है कि अब जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनमें भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ईडी इन राज्यों में पहुंच रही है। आखिरकार क्यों? क्या केंद्र सरकार के इशारों पर या फिर वाकई जिन पार्टियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी पार्टी है? लेकिन ये सब चुनाव से पहले ही क्यों देखा जा रहा है? दरअसल आपको ये बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगता है। ईडी का समन जाता है, छापेमारी की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी अधिकारी छत्तीसगढ़ भी पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भी यही बड़े आरोप लगते हैं। ये कहा जाता है कि 508 करोड़ रुपए की रिश्वत भूपेश बघेल ने ली है। यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति ने ये बड़ा आरोप भूपेश बघेल पर लगाया है। यहाँ पर असीम दास का भी जिक्र किया जा रहा है जो एक कैश कुरियर के रूप में है। असीम दास को यहाँ पर ईडी अधिकारियों ने जांच के तहत पकड़ा और यहाँ पर असीम दास ने यहाँ पर एक बड़ा बयान ईडी अधिकारियों को दिया। यहाँ पर यह देखा गया कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ का भुगतान किया है। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भूपेश बघेल को ये पैसे चुनाव प्रचार के लिए दिए गए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करना भी ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए भूपेश बघेल को ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके ज़रिए देखी गई। ये पैसा मिला, क्या वाकई इस बात में सच है? वहीं भूपेश बघेल की बात करें तो इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए नजर आते हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना होता है कि एक अनजान व्यक्ति के आधार पर ईडी अधिकारियों ने ये कैसे साबित कर लिया, ये कैसे जान लिया कि वाकई यहाँ पर मैं गुनहगार हूँ, मैंने यहाँ पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। तो तमाम सवाल बनते हैं और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका स्वागत है। प्रज्ञा, आपको इस दावे में कितनी सच्चाई लगती है? भूपेश बघेल मना कर रहे हैं, ईडी अधिकारियों के तहत यहाँ पर एक जो प्रमोटर है महादेव बैटिंग ऐप के, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि 508 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर भूपेश बघेल को दिए हैं। तो वहाँ पर भूपेश बघेल का मना करना और दूसरी तरफ ईडी अधिकारियों का दावा करना कि अब जांच होगी, भूपेश बघेल की भी जांच होगी, इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे हैरानी की बात कि ये अनजान शख्स कौन है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ईडी इन दिनों जिस तरह से दलीलों के आधार पर अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हाल ही में हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी के पास ठोस सबूत होने चाहिए अगर वो किसी को नोटिस जारी करती है, अगर किसी को गिरफ्तार करती है उसके लिए। सिर्फ दलीलों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई करना गलत है। इसे लेकर ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, अचानक से ये मामला कहां से आ गया? 7 तारीख को वोटिंग है, आज 4 तारीख है, 3 दिन भी नहीं बचे हैं पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री के बेटे को समन जारी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर डोटासरा जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की देखरेख में पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में भी ऐसा ही हाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है या जो
विपक्षी दल सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर देने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अपने आप विपक्ष को मौका दे रही है केंद्र सरकार को घेरने का, और ऐसा ही काम भूपेश बघेल भी करते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि आप जनता इस चीज से समझ जाएगी कि अभी तक छत्तीसगढ़ का किसी को ख्याल नहीं था कि सीएम ने क्या घोटाला किया है, महादेव बैटिंग ऐप में क्या वाकई यहां पर करोड़ों का गबन किया गया है। लेकिन वोटिंग के लिए 3 दिन बचते हैं और अचानक से सीएम को यहां पर नोटिस भेजने की बात करती हुई नजर आती है। ईडी दावा करती हुई नजर आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में वो भी फंसे हुए हैं, शामिल हैं। तो इससे अपने आप सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ बयान दर्ज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ईडी कार्रवाई करने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अभी स्मृति ईरानी ने भी प्रतिक्रिया दी है, वो भी यहां पर उन्हें दोषी बताती हुई नजर आ रही है, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताती हुई नजर आ रही है। यानी कि ईडी ने नोटिस नहीं भेजा, छापेमारी नहीं की, गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन बीजेपी के तमाम मंत्री उन्हें दोषी बता रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल भी बन जाता है कि अभी हाल ही में भूपेश बघेल का बयान भी आया है कि मैं भी कह देता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ पैसे दिए गए हैं, जाइए उनकी जांच कीजिए। आप अनजान शख्स के आधार पर मेरी जांच करने की बात करते हैं और यहाँ पर मुझे आरोपी बता दिया जाता है कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं भी यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम ले लेता हूँ, वहाँ पर मैं ये कह देता हूँ कि पैसे दिए गए। क्या वाकई वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की जांच होती हुई नजर आएगी? क्या इस बात में दम नहीं लगता कि अभी तक ईडी अधिकारी सिर्फ विपक्ष पर शिकंजा कस रहे हैं? अब वाकई अगर यहाँ पर अनजान शख्स की बात कर ही जाती है तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है कि नाम ले लिया जाए, जाइए वहाँ पर जाँच कीजिए, लेकिन जाँच वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वाकई में हैरान करने वाली बात यही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे नाम ले लेता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नाम लेने की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा भी हाल ही में अडानी स्कैम को लेकर राहुल गांधी ने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि जिन सबूतों को ईडी सीबीआई नहीं ढूंढ पाई है, जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई हैं, वो यहां पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट एजेंसी ने ढूंढ निकाले हैं। तो जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई इन्होंने सबूत निकाल लिए, आप जाकर अब कार्रवाई करिए। लेकिन क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो सत्ता में है वो पूरी तरह से बेकसूर है, वो दूध का धुला हुआ है, वो ईमानदार है, वो सब कुछ है, और उसके खिलाफ भले ही सबूत ईडी के सामने रखे हों, लेकिन ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। विपक्ष बार बार यही कह रहा है। तो यहां पर देखना यही होगा कि जो समन भेजने की बात छत्तीसगढ़ में कही जा रही है मुख्यमंत्री को, क्या वोटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे प्रज्ञा ने एक बात कही कि गौतम अडानी के मामले में देश के प्रधानमंत्री तो वाकई घिरे हुए हैं। वो कई बार यहाँ पर जांच की बात कही जाती है, जेपीसी जांच होनी चाहिए, जांच की मांग की जाती है, लेकिन जांच नहीं होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन दूध के धुले हो जाते हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा उदाहरण दिया था। लेकिन हाल ही की बात करें तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, यहाँ पर आप अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, यहाँ पर आप रमेश बिदूड़ी को देख लीजिए, इन पर अभी तक कार्यवाही नहीं होती। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कोई यौन शोषण में घिरा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी मंत्री या कोई एक भी शब्द उनके जरिए नहीं आता। वही स्मृति ईरानी की बात करें जो महिलाओं का मुद्दा उठाती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाती हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही भूपेश बघेल पर आरोप लग जाते हैं तो यहाँ पर स्मृति ईरानी बोलने लग जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर नेहा भी मौजूद है। सवाल यही रहेगा नेहा कि यहाँ पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ना बृजभूषण पर बोलने के लिए तैयार है, ना तमाम और लोगों पर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन जब उनको मुद्दा मिल जाता है वाकई कि अब यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी को घेर सकते हैं तो वो घेरने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे पहले राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले मामले को लेकर घेरने के लिए तैयार हो गई थी। तो स्मृति ईरानी जो कह रही है कि ये क्या सच है, वाकई जो घोटाला हुआ है, क्या वाकई भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। क्या स्मृति ईरानी यहाँ पर जवाबदेही नहीं बनती है कि उनकी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं उन पर तो आप चुप्पी साध लेती हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपने सही सवाल पूछा है नाजमीन। स्मृति ईरानी का आपने यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए वाकई में यहाँ पर बृजभूषण का भी नाम आपने लिया है कि जिस वक्त पर महिला पहलवानों ने यहाँ प्रोटेस्ट करती वो नजर आई थी और स्मृति ईरानी उस वक्त कुछ नहीं यहाँ पर कहती नजर आई थी। आप छोड़िए महिला पहलवानों का मुद्दा, भी मैं यहाँ पर मणिपुर की भी बात करूंगी कि मणिपुर को लेकर भी स्मृति ईरानी का कोई ऐसा ट्वीट यहाँ पर नजर नहीं आया था जिसको ये कहा जा सके कि स्मृति ईरानी महिलाओं
के मुद्दों को लेकर वाकई में आवाज उठाती है। देखिए यहाँ पर वो बात करती है, लेकिन बात जो करनी चाहिए वो बात नहीं करती है। ट्वीट भी वो करती नजर आती है मुद्दों पे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जांच वो अच्छे से नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ जैसे कि आपने अभी बताया कि भूपेश बघेल को लेकर भी स्मृति ईरानी ने अभी अपना बयान जारी किया है। देखिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती है तो स्मृति ईरानी इसमें सबसे पहले नजर आती है। 2014 से पहले स्मृति ईरानी लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट करती नजर आती थी महंगाई को लेकर, लेकिन आज प्याज के रेट आप देखिए, लेकिन उसमें स्मृति ईरानी कहीं कुछ कहती नजर नहीं आती। स्मृति ईरानी ना गैस सिलेंडर के दामों पर बात करती है, ना प्याज के रेट को लेकर बात करती है। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए वो मुद्दे छोड़कर स्मृति ईरानी हर मुद्दे पर बात करती है। दूसरी तरफ यहाँ ईडी को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव है। दोनों चुनावों से पहले ईडी का पूरे देश में घूमना यहाँ कोई ये छोटी सी बात हो गई, अब आम बात हो चुकी है। पहले ईडी का जो नाम होता था ये सुनने में मिलता था कि किसी ऐसे नेता के यहाँ पर जा रहे हैं और लगता था कि हाँ ईडी का दबदबा था, लेकिन आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ईडी का कोई दबदबा नहीं रहा है अब। बिल्कुल, यहाँ पर ईडी पर भी कई आरोप लगते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भूपेश बघेल ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि ईडी अधिकारी ही तो नहीं है, क्या वो ही तो लेकर नहीं आए जिस असीम दास का जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये भी बनते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग का भी यहाँ पर काम बनता है कि वो यहाँ पर एक तरीके से चुनाव होने वाले हैं, वो निगरानी रखे, वो जाँच करें। जब यहाँ पर नामांकन दाखिल किए जाते हैं, प्रत्याशियों की जानकारी दी जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आती है। उनकी संपत्ति किसी आरोपों में तो सिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर तुषार भी मेरे साथ मौजूद है। तुषार, जैसे भूपेश बघेल ने अभी हाल ही में एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग का भी काम होता है कि वो जांच करें कि सही तरीके से यहाँ पर सारी चीजें देखी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं बल्कि ईडी अधिकारी आ जाते हैं और आते ही जांच के तहत गिरफ्तारी की मांग कर लेते हैं। तो भूपेश बघेल के इस बयान को लेकर आप कितने सहमत? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया है चुनाव आयोग को लेकर वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए चुनाव आयोग को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए कि इतने पुराने केसों को उठाकर आप अब चुनाव के वक्त जो आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से आप ये एक्शन ले रहे हैं उस पर भी यहाँ पर चुनाव आयोग को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेता हुआ दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा, अभी पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत भी दर्ज की थी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस इस पर दिखता है, बीजेपी की पकड़ इन पर दिखती है, और ये पकड़ ही की बदौलत है कि अब जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनमें भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव है। ऐसे में अभी तक सिर्फ आप देखिए कि छत्तीसगढ़ ही बचा हुआ था जहाँ पर कोई आरोप नहीं लगे थे, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई एफआईआर नहीं हुई थी। अब वो भी आ गया है। तो लगातार जिस तरीके से हम पूरा का पूरा मामला देख रहे हैं, भय का माहौल बना रहे हैं, डर फैला रहे हैं, ताकि वही बात जो मैंने कुछ देर पहले भी कही थी कि बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन कैसे जीतना चाहती है? ऑपोजिशन को खत्म करके अकेले चुनाव हो, अकेले ही दौड़े और अकेले ही जीत जाए। वो जीत भी क्या जीत होगी ना फिर, और ऐसे ही आप जीत सकते हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आप सीधा सीधा राजशाही पर आ जाएंगे, और वही यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तुषार ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर राजतंत्र लाने की बात कही जा रही है। लोकतंत्र को तो आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल के खिलाफ क्या ईडी अधिकारी जांच करेंगे, क्या छापेमारी की जा सकती है, क्या यहाँ पर चुनाव से पहले भूपेश बघेल मुश्किलों में आ सकते हैं, क्या कुछ आपको भी लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।